नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1971 की उस जंग की जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला बल्कि दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। और इस कहानी के ठीक बीच में है एक शख्स, सैम मानेकशॉ। हमारे पास एक लेख है, सैम बहादुर, भारत की सबसे बड़ी जीत के वास्तुकार। आज हम इसी में छुपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक फौजी जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक जनरल के उस साहस की जो लड़ने में नहीं बल्कि सही वक्त तक रुकने में था। मुझे जो बात सबसे ज्यादा एक तरह से हैरान करती है वो ये है कि जब पूरा देश युद्ध युद्ध चिल्ला रहा था, तब एक आदमी प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर कहता है, हम तैयार नहीं हैं, अगर अभी जंग हुई तो हम हारेंगे। चलिए इसी बिंदु से इस कहानी को खोलते हैं। हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि 1971 का जो संकट था वो कोई छोटा मोटा सीमा विवाद नहीं था। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी जो हमारी दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पाकिस्तानी फौज का कहर टूट पड़ा था। लाखों लोग भागकर भारत आ रहे थे। आप सोचिए देश पर कितना दबाव होगा। 1 करोड़ शरणार्थी। जी, 1 करोड़। एक तरफ उनका बोझ, दूसरी तरफ अपनी ही जनता का गुस्सा। ऐसे उबलते हुए माहौल में कोई कैसे ठंडे दिमाग से फैसला ले सकता है सैम? मानेकशॉ ने यही किया। तो आखिर उस वक्त हो क्या रहा था? लेख में इसका जिक्र है कि ढाका की सड़कें लाशों से पटी थीं, भारत में कैंप भरे हुए थे, संसाधन कम पड़ रहे थे, देश में एक ही आवाज थी कि एक्शन लो। इसी माहौल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और यहीं पर एक लीडर की असली परीक्षा होती है। जनता की जो भावनाएं हैं वो अपनी जगह हैं, वो तो तत्काल कार्रवाई चाहती थी, लेकिन एक फौजी जनरल का काम भावनाओं से नहीं हकीकत से चलता है। सही बात है। जमीन पर हालात क्या हैं, मौसम कैसा है, हमारी तैयारी कितनी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक सेना प्रमुख का काम क्या सिर्फ सरकार का हुक्म मानना है, या फिर सरकार को ये बताना भी है कि हुक्म मानने का नतीजा क्या होगा, भले ही वो सलाह कड़वी लगे। बिल्कुल, भले ही वो सलाह सुनने में कड़वी लगे। और मानेकशॉ ने यही दूसरा ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। कहते हैं कि बैठक में माहौल बहुत गर्म था। कुछ मंत्रियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेना डर रही है। तब इंदिरा गांधी ने सीधे मानेकशॉ की तरफ देखा और पूछा, सैम, हम कब एक्शन ले रहे हैं? और तब मानेकशॉ ने वो कहा जो जिसकी हिम्मत शायद ही किसी में होती। उन्होंने साफ साफ कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर हमने अभी हमला किया तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूँ। 100%। सोचिए जरा, उस कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया होगा। ये सिर्फ एक ना नहीं था, ये तो सीधे सीधे राजनीतिक इच्छा शक्ति को चुनौती देना था। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सैन्य मूल्यांकन था, या इसमें सैम के उस बेबाक अंदाज का भी हाथ था? क्या कोई और जनरल ये हिम्मत कर पाता? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, सैम की शख्सियत ही ऐसी थी, वो खरी खरी बात कहने से डरते नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ उनकी बेबाकी नहीं थी, इसके पीछे ठोस सैन्य कारण थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया। क्या कारण थे? उन्होंने कहा कि अभी अप्रैल का महीना है, कुछ ही हफ्तों में मॉनसून आ जाएगा। अच्छा। पूर्वी पाकिस्तान वो तो नदियों का देश है, बारिश में हर तरफ बाढ़ आ जाएगी, हमारी फौज, हमारे टैंक्स सब कीचड़ में फंस जाएंगे। हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते। ठीक यही होता। दूसरा बड़ा कारण था चीन। हाँ, उस वक्त हिमालय के दर्रे खुले थे, बर्फ नहीं थी, तो अगर हम पूर्व में पाकिस्तान से लड़ते तो पूरा खतरा था कि चीन उत्तर से हम पर हमला कर सकता है। हमें 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ता। बिल्कुल। तो मानेकशॉ ने कहा, हमें सर्दियों का इंतजार करना होगा। जब हिमालय में बर्फ गिरेगी तो चीन के रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे। और तीसरा सबसे जरूरी कारण था तैयारी। फौज को तैयार होने, रसद पहुंचाने और तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एक पक्का प्लान बनाने के लिए वक्त चाहिए था। और उन्होंने साफ कहा, मुझे कुछ महीने दीजिए और मैं आपको जीत की गारंटी दूंगा। जी। और कमाल की बात यह है कि इंदिरा गांधी, जिन पर इतना दबाव था, उन्होंने एक प्रोफेशनल की सलाह पर भरोसा किया। आसान तो बिल्कुल नहीं था, ये भरोसा एक तरफा नहीं था। इंदिरा गांधी ने भी बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाया था। अपनी ही कैबिनेट का दबाव था। हाँ, कैबिनेट का, विपक्ष का, तो ये दोनों तरफ से एक दूसरे की काबिलियत पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव था। शायद इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा कदम युद्ध का आदेश देना नहीं
बल्कि सही समय तक रुकने का साहस दिखाना था। और यहीं से हमें नेतृत्व का एक बड़ा सबक मिलता है कि एक महान लीडर विशेषज्ञता का सम्मान करता है, भले ही सलाह मुश्किल क्यों न हो। तो मानेकशॉ को वो वक्त मिल गया। अगले 8 महीनों में क्या हुआ? लेख में से कहा गया है, किताबों में रणनीति और जमीन पे चमत्कार। हाँ, इन महीनों में मानेकशॉ और उनकी टीम ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, हर एक दिन का इस्तेमाल किया। सबसे पहला और सबसे चालाकी भरा काम था रणनीतिक धोखा या स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। ये क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। यूं समझिए कि आप शतरंज खेल रहे हैं। आप अपने विरोधी को यकीन दिलाते हैं कि आप दाईं तरफ से हमला करने वाले हैं और वो अपनी सारी ताकत वहीं लगा देता है, और फिर आप अचानक बाईं तरफ से हमला करके उसे मात दे देते हैं। अच्छा। मानेकशॉ ने यही किया। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, अपनी फौजों की ऐसी मूवमेंट दिखाई कि पाकिस्तान को पूरा यकीन हो गया कि भारत का असली हमला पश्चिमी सीमा पर होगा, पंजाब और राजस्थान में। बिल्कुल। नतीजा, पाकिस्तान ने अपनी सबसे तगड़ी फौज और टैंक पश्चिम में तैनात कर दिए, जबकि भारत का असली निशाना तो हमेशा से पूर्व था। यानी आधी जंग तो लड़ने से पहले ही दिमाग से जीत ली गई थी। एक तरह से हाँ। और इसी के साथ साथ एक और बहुत जरूरी काम हो रहा था, मुक्ति वाहिनी को तैयार करना। बिल्कुल। मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान के वो स्थानीय लड़ाके थे जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारतीय सेना ने उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। इसका फायदा दोहरा था। कैसा? एक, इसने इस जंग को सिर्फ भारत पाक की लड़ाई नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम बना दिया। दूसरा, जब हमारी फौज ने हमला किया तो उन्हें जमीन की जानकारी देने वाले, रास्ता दिखाने वाले हजारों लोग पहले से ही मौजूद थे। स्थानीय समर्थन मिल गया। जी, जब स्थानीय लोग आपके साथ हों तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और फिर वो दिन आया 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने सब्र खो दिया और हमारी पश्चिमी हवाई पट्टियों पर बमबारी कर दी। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने उस शेर को छेड़ दिया जो हमले के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, सैम मानेकशॉ का महीनों से तैयार प्लान पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। क्या हुआ था उन 13 दिनों में? सबसे पहले आसमान की लड़ाई हुई। भारतीय वायुसेना ने पहले 48 घंटों में ही पूर्वी पाकिस्तान के आसमान पर ऐसा कब्जा किया कि ढाका में पाकिस्तानी एयरफोर्स जमीन से ऊपर उठ ही नहीं पाए। उनके हवाई जहाज हैंगर में ही तबाह कर दिए गए। मतलब पाकिस्तानी जमीनी सेना को ऊपर से कोई मदद नहीं मिल सकती थी? कोई मदद नहीं, वो पूरी तरह अकेले पड़ गए। और समंदर में मैंने ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में सुना है। ऑपरेशन ट्राइडेंट तो अपने आप में कमाल की कहानी है। 4 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया, जो उनका सबसे बड़ा अड्डा था। सबसे बड़ा अड्डा। उन्होंने वहां खड़े जहाजों को, तेल के भंडारों को, सबको तबाह कर दिया और बिना कोई नुकसान उठाए वापस आ गए। और इस एक हमले ने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी। बिल्कुल। अब दुश्मन न हवा से मदद पा सकता था, न समंदर से। और जमीन पर भारतीय सेना वो बाढ़ के पानी की तरह आगे बढ़ी। लेकिन इसमें भी एक खास रणनीति थी, है ना? हाँ, हमारी सेना ने पाकिस्तानी फौज के मजबूत ठिकानों पर सीधा हमला करके वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने बाईपास किया। सही कहा, उन्होंने बाईपास करने की रणनीति अपनाई। मतलब मजबूत ठिकानों को घेर कर आगे बढ़ जाओ। असली लक्ष्य था ढाका। और यहाँ एक और शानदार रणनीति देखने को मिली। जब हमारी फौज मेघना नदी के पास पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने पुल उड़ा दिया। उन्हें लगा कि अब भारतीय सेना हफ्तों तक फंसी रहेगी। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या किया भारतीय सेना ने? भारतीय सेना ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके हजारों सैनिकों को नदी के पार एयरलिफ्ट कर दिया। वाह! पाकिस्तानी सेना देखती रह गई। वो पुल की रक्षा कर रहे थे और भारतीय सेना उनके पीछे पहुंच चुकी थी। इस एक मूव ने जंग का नतीजा तय कर दिया। और इस पूरे अभियान में सैम का एक आदेश बिल्कुल साफ था। जी, उनका आदेश था, नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये जंग पाकिस्तानी फौज से है, वहां की जनता से नहीं। और सिर्फ 13 दिन। सिर्फ 13 दिन। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाल दिए। ये आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी। नहीं, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हार थी। और उसी पल एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इतनी बड़ी जीत का सेहरा सैम मानेकशॉ के सर बंधा। लेकिन जीत के बाद उनका रवैया कैसा था?
क्या उनमें कोई अहंकार आया? जरा भी नहीं। और यही बात उन्हें और भी बड़ा बनाती है। जीत का श्रेय उन्होंने हमेशा अपने सैनिकों को दिया। एक बहुत मशहूर किस्सा है। कौन सा? जंग के बाद जब कोई पत्रकार उनके पास आया और कहा, सर आप भारत के सबसे महान जनरल हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरे सैनिक मुझसे बेहतर है। आज के जमाने में ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये किस्सा सिर्फ उनकी विनम्रता नहीं बल्कि उनके पूरे चरित्र को दिखाता है। वो भाषणों के हीरो नहीं थे, ना ही उन्हें प्रचार की भूख थी। वो निर्णयों के योद्धा थे। सही कहा। उनकी इसी काबिलियत को सम्मान देते हुए 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया। वो ये सम्मान पाने वाले भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे। जी, लेकिन उनकी असली विरासत किसी पद या वर्दी में नहीं है। उनकी विरासत उस विश्वास में है जो एक देश ने सबसे मुश्किल वक्त में उन पर दिखाया, और उस भरोसे पे वो खरे उतरे। उनकी लीडरशिप का सार एक ही लाइन में है, युद्ध जीतने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए और इरादे अडिग। तो आज की इस बातचीत का सार यही है, सैम मानेकशॉ सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो भारत के सैन्य विवेक का प्रतीक थे। उन्होंने दिखाया कि साहस सिर्फ हमला करने में नहीं होता, बल्कि सही रणनीति के लिए धैर्य रखने में भी होता है। उनकी साफ गोई, तैयारी पर उनका जोर और अपने सैनिकों के लिए उनका गहरा सम्मान, ये गुण उन्हें एक सच्चा लीडर बनाते हैं। और अंत में एक सवाल जो हमारे सुनने वालों के लिए, जिस पर वो सोच सकते हैं, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है, सैम मानेकशॉ का उदाहरण हमें क्या सिखाता है? क्या आज के लीडर, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो या किसी और फील्ड में, जमीनी हकीकत के आधार पर ना कहने और तैयारी के लिए और वक्त मांगने का साहस दिखा सकते हैं, भले उन पर दबाव कितना भी ज्यादा क्यों ना हो? एक बहुत जरूरी सवाल, इस पर सोचिएगा जरूर।